एवरीवन। कहते हैं कि रुकावटें सबके जीवन में आते हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है और कोई किस्मत से लड़ करके तकदीर को लिखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लगातार अभ्यास करता रहेगा वो सफल जरूर होगा। तो आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम पास में है, जैसे कि LT ग्रेड और जो है कि EMRS और TRE4 भी होने वाला है, और साथ ही साथ जैसे कि NBS, KBS, ये PGT, ये और JIC लेक्चरर में भौगोलिक चिंतन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप इसे इग्नोर ना करें, पढ़ें जरूर। तो मैं आप लोग के बीच में जो भौगोलिक चिंतन लेकर आई हूँ उसमें है जर्मन भूगोलविद्ता। मैं जर्मन भूगोलविद्ता को 2 खंड में बताऊंगी। जो पहला खंड है उसमें हम 3 विद्वान को बताऊंगी, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट को। वो कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, दूसरे कार्ल रिटर और तीसरे फ्रेडरिक रेटजेल। तो इन तीनों भूगोलवेत्ताओं के उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताऊंगी जो कि आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर लें। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे, इनका जन्म जो है 1769 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट अपने जीवन काल में कुल 90,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे और उन यात्रा में इन्होंने महत्वपूर्ण अवलोकन किया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो वो है, पहला मध्य एशिया, दूसरा है कास्मास अर्थात विश्व, जिसे इन्होंने 5 खंडों में विभाजित किया था। तो अगर पूछ ले कि कास्मास कितने खंडों में विभाजित है, तो आप याद रखें कि वो 5 खंडों में विभाजित है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रकृति दिग्दर्शन। तो इनकी ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किनकी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट उन भूगोलवेत्ताओं से एक थे जिन्होंने क्या क्या कि कालमापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतर को निश्चित किया और साथ ही वायदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां निश्चित किए थे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट क्या किए थे कि इन्होंने ओरिनिको नदी तथा अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में बताने वाले पहले कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने वर्षा और वन के बीच में धनात्मक संबंध बताया था और मनुष्य और वनस्पति पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने वाले कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की तथा उन जलधाराओं के जो है कि तापमान और गति को मापा था, और साथ ही इन्होंने क्या क्या कि पनामा नहर के भी बारे में विचार सबसे पहले कौन देने वाले हैं? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने साइबेरिया के यात्रा के दौरान प्रेक्षण जो है कि इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर तट से अंदर जाते हैं तो समान अक्षांशों पर तापमान क्या होता है? भिन्न हो जाता है। और साथ ही इन्होंने समान जो समताप रेखाओं का प्रयोग करके विश्व मानचित्र का निर्माण करने वाले कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने साइबेरिया की जो है कि तुषार भूमि के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, परमाफ्रॉस्ट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो साइबेरिया के तुषार भूमि को किसने किया है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इसे आप याद रखें। अब अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है कि सामान्य भूगोल पर विचार करते हुए विश्व मानचित्र जो है कि विश्व रचना किया। उसको 2 भागों में विभाजित किया था, एक ब्रह्मांड वर्णन, दूसरा सामान्य भूगोल में। इन्होंने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का मानना था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आगमनात्मक विधि के समर्थक थे। तो
आप इसे याद रखें। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट वनस्पतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जिसके कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भूगोल के 7 पक्षों का वर्णन किए थे। वो 7 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला, इन्होंने बताया कि भूगोल में पृथ्वी तल का मानव के अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरे पक्ष पे उन्होंने क्या बताया कि भूगोल में जो है कि संसार को क्षेत्रीय स्थानिक वितरण के रूप में अध्ययन किया जाता है। तीसरा, इन्होंने बताया कि भूगोल में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चौथा, इन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, जिसमें मानव का भी अध्ययन किया जाता है। पांचवा, इन्होंने बताया कि ये प्रकृति के एकता में विश्वास करते थे। कौन? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और छठवां, ये भौगोलिक विविधता के बारे में बताया। और सातवां, जो है कि विश्व में घटित होने वाली जो घटना है उसके कारण, प्रभाव और जटिलता को गहराई से समझना है। तो इस प्रकार से 7 पक्षों को बताने वाले भूगोल में कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि तंत्र को अपनाया था। वो महत्वपूर्ण विधि तंत्र कौन है? तो पहला, इन्होंने बताया अनुभाविक विधि। दूसरा, इन्होंने बताया क्रमबद्ध प्रणाली। तीसरा, तुलनात्मक विधि। और चौथा, कार्टोग्राफिकल विधि। तो इतने महत्वपूर्ण जो है कि विधि तंत्र है जो भौगोलिक अध्ययन में ये क्या करते थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट यूज करते थे। तो और पार्थिव एकता के बारे में भी बताने वाले कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आप अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में याद रखें। और दूसरा, अब हम बता रही हूँ कार्ल रिटर के बारे में। जो कार्ल रिटर थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1779 में, और इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। कार्ल रिटर को अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के साथ ही वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। कार्ल रिटर ईश्वर में प्रबल विश्वास रखने वाले थे। ये उद्देश्यवादी थे। इन्हें आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। और कार्ल रिटर ने ये निगनात्मक विधि के समर्थक माने जाते हैं। कार्ल रिटर ने क्या किया कि अपनी पुस्तक का जो शीर्षक है उसको क्या रखा कि अर्धकुंडे, जिसे राजनीतिक क्या बोले कि भूविज्ञान के रूप में जाने, अर्धकुंडे को। दूसरा, इनका जो है कि प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने एक शब्द यूज किया सबसे पहले, कौन है? लैंडर कुंडे। तो इन्हें प्रादेशिक जो है भूगोल का जनक माना जाता है। किन्हें? तो कार्ल रिटर को। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्ल रिटर के हैं। और मुख्य पॉइंट क्या है कि ये जो कार्ल रिटर थे निश्चयवादी थे। इन्होंने बताया कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। और ये बताते हैं कि मानव पृथ्वी के लिए, पृथ्वी मानव के लिए है। तो अगर ये पूछे कि ये पॉइंट किसने बताया, तो कार्ल रिटर ने। इन्होंने भी भूगोल में जो है कि महत्वपूर्ण भौगोलिक विधि तंत्र को अपनाया। वो कौन है? तो इन्होंने भी अनुभाविक विधि, तुलनात्मक विधि, और तीसरा इन्होंने संश्लेषण और विश्लेषण विधि को अपनाया था। तो इस प्रकार से कार्ल रिटर के इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब देखिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर की समानता क्या है। तो इन दोनों विद्वान का जो है कि मृत्यु कब हुई थी? तो 1859 में हुआ था। इन दोनों जो है कि कार्ल रिटर को अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के समकालीन माना जाता था, क्योंकि ये दोनों का मृत्यु भी सेम डेट पे हुई थी, सेम जो है कि ईयर में हुई थी, 1859 में। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों अनुभाविक विधि को महत्वपूर्ण माना था। और ये दोनों विद्वान जो थे इसमें भूगोल में मानव को महत्व को स्वीकार किया था। तो इनके जो है कि ये समानता को आप याद रखें। और इन दोनों में असमानता क्या थी? वो दोनों में जो असमानता थी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्हें जो शिक्षा मिली थी वो प्रकृति दर्शन में हुई थी,
और कार्ल रीटर को जो शिक्षा हुई थी वो दर्शन शास्त्र और इतिहास में हुई थी। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ये जो थे वैज्ञानिक, ये अन्वेषक माने जाते थे। और ये कार्ल रीटर ये आर्मचेयर भूगोलवेत्ता माने जाते थे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध रूप से भूगोल को वर्णन किया था और कार्ल रीटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता था। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भूगोल में मानव को अन्य तत्वों के रूप में माना था और कार्ल रीटर ने भूगोल में मानव को केंद्र के रूप में माना था। तो इतने असमानता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रीटर के, तो आप याद रखें। अब हम अगले जो भूगोलवेत्ता हैं फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल को जो है कि ये राजनीतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल की जो महत्वपूर्ण 2 रचनाएं थी, एक रचना थी एंथ्रोपोज्योग्राफी और दूसरी महत्वपूर्ण जो रचना थी वो राजनीतिक भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल को आप ये याद रखिए कि इनका भी जन्म जो है कि 1844 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1904 में। ये भी कभी कभी पूछ लेता, तो इसे आप याद रखें। और जो फ्रेडरिक रेटजेल थे ये डार्विन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने विकासवादी सिद्धांत को मानव समाज पर लागू किसने किया था? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य को एक सामान्य जीव के रूप में माना था। उनका मानना था कि राज्य को सामान्य जीव के रूप में विकसित होना चाहिए या तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने राज्य और समाज को जीववादी सिद्धांत के रूप में पुष्ट किया था। कौन? तो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के दर्शन में 1930 के दशक में जर्मन का नीति निर्धारण किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। और फ्रेडरिक रेटजेल के समय में ही भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जो द्वैधता का विवाद उत्पन्न हुआ था किनके काल में? तो फ्रेडरिक रेटजेल के ही काल में। फ्रेडरिक रेटजेल ये निश्चयवादी थे। इन्होंने भौतिक भूगोल में जो है विभिन्न लक्षणों वाली स्थितियों को मानव की जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कौन किए थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या किया था कि मानव के विकास को 3 महत्वपूर्ण कारण बताया था। एक स्थिति है, दूसरा क्षेत्र है, तीसरा सीमाएं हैं। स्थिति को मानव संदर्भों के रूप में बताया था, क्षेत्र को उन्होंने बताया था कि एक केंद्र के रूप में हो, और जो है कि और सीमा को इन्होंने बताया कि मानव का जो ढांचा है ये जो है कि एक क्या है, तीसरा है कि निर्धारित किया था इसमें। तो इनका जो है कि 3 कौन कौन से कारण है आपने समझा कि एक जो है कि स्थिति, दूसरा क्षेत्र, तीसरा सीमा। तो मैं आज का जो है कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताई फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं रख सकती हूँ याद, तो आप क्यों नहीं? आप जो है कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए, ताकि जब एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी से कर लें। क्योंकि एक एक पॉइंट का जो है कि नंबर का महत्व है, क्योंकि जब 1 नंबर 2 नंबर से छटते हैं तो बहुत कष्ट होता है, लगता है कि हमने वो क्या छोड़ दिया। तो आप सभी जो है कि इस टॉपिक को आप बार बार उन्हीं चीजों को यह अध्ययन करते हैं जो पढ़े रहते हैं, तो इसको बोरिंग समझ के छोड़ ना दे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसे जरूर अध्ययन करें। और दूसरा मैं खंड लेके आऊंगी वो नेक्स्ट टाइम में। तो आज इन तीनों जो है जर्मन भूगोल वेत्ताओं को बार बार रिवीजन करें, आपको जरूर याद हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में जो है कि आसानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।